हेलो एवरीवन, स्टडी आईक्यू चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम संतोष है और ये हमारा फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का 9th चैप्टर है विच इज़ सोलर रेडिएशन एंड हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, स्पेशली कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए। जब हम बात करते हैं हीट रीडिस्ट्रीब्यूशन की, तो हीट रीडिस्ट्रीब्यूशन में पूरा कॉन्सेप्ट सोलर रेडिएशन एंड हीट बैलेंस का है कि किस तरीके से जो सोलर इंसोलेशन इम्बैलेंस्ड है कि इक्वेटर पे ज़्यादा सोलर इंसोलेशन है और पोल्स पे कम है। तो होना तो ऐसा चाहिए कि इक्वेटर से एकदम गर्म हो जाए और पोल्स एकदम एक्सट्रीम ठंडे हो जाएं, बट दैट डजंट हैपन। इवन यूरोप तक हमारा पूरा जो हमारी वार्म ओशन करंट है वो जाती है, वहाँ पे भी हैबिटेबल कंडीशंस हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो हीट है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है थ्रू दी एटमॉस्फेयर एंड थ्रू दी ओशियन। तो इसके अंदर हम हीट रिडिस्ट्रीब्यूशन का एंड ओशन के अंदर टेम्परेचर और सैलिनिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, आपने डेफिनेटली सुना होगा कि टेम्परेचर एंड सैलिनिटी रिलेटेड है। जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं ओशियन के, जितना हम डीप ओशन में जाते हैं उतना ही टेम्परेचर कूल होता जाता है, पानी ठंडा होता जाता है। सो क्या रिलेशन है, क्यों होता रहता है, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे इसमें। तो ये हमारे क्लाइमेट का चैप्टर है। एज दिस इज़ द नॉर्मल स्लाइड आई एम कीपिंग फॉर द यूनिट 4 इन ऑल द स्लाइड्स। सो चैप्टर 9 स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। ऑलराइट, सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि हमें पता है कि हम लोग एक एयर के बबल में रहते हैं। तो अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर का एक पूरा गोला बना हुआ है, एंड देन व्हाट हैपन कि वो एटमॉस्फेयर का जो एनवलप है ये काफ़ी सारी गैसेज से बना हुआ है, और ये गैसेज अर्थ में लाइफ को सपोर्ट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट अर्थ में जितनी भी एनर्जी रिसीव होती है वो सन से आती है। लाइक सन हमारा प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी है। और अर्थ क्या करता है कि देखो, दो कॉन्सेप्ट होता है, शॉर्ट वेव रेडिएशन एंड लॉन्ग वेव रेडिएशन। सन से जो रेडिएशंस आती हैं, सन से जो एनर्जी हमें मिलती है वो शॉर्ट वेव होती है। फिर अर्थ उसे, क्योंकि अर्थ एक सॉलिड बॉडी है तो अर्थ उसे एब्जॉर्व कर देता है। और ये आपको पता है कि जो भी बॉडी हीटेड होती है, जिस बॉडी में भी टेम्परेचर होता है, वो वापस रेडिएट करती है। तो अर्थ जो इसने एब्जॉर्व करा है इसको वापस स्पेस में रेडिएट कर देती है, वापस स्पेस में भेजती है, जो एनर्जी है सन से लेती है। सो एज ए रिज़ल्ट ना तो ये एक्सट्रीमली कूल होता है, ना ये एक्सट्रीमली ठंडा होता है। अगर अर्थ बिल्कुल कांच की ग्लास की तरह होता, बिल्कुल जैसे आपने देखा होगा कि मिरर से रिफ्लेक्शन होता है, अगर उतना रिफ्लेक्टिव होता तो फिर अर्थ बहुत ठंडा होता, एक्सट्रीमली कूल होता, तो यहाँ पे क्या होता है, लाइफ का सर्वाइवल नहीं होता। लेकिन अगर अर्थ बिल्कुल ब्लैक बॉडी की तरह होता कि जो भी आया सन रेज मिला सब एब्जॉर्व कर लिया, कुछ भी वापस जाने नहीं दिया, तो फिर यह क्या होता, एक्सट्रीमली हॉट हो जाता, फिर भी सस्टेनेबल नहीं रहता। तो सस्टेनेबल कंडीशन में यही है कि ना तो एक्सट्रीमली कूल होता है ना ही एक्सट्रीमली हॉट होता है। लेकिन फिर ये भी है कि जो भी एनर्जी मिलती है सन से वो हर जगह पे इक्वल नहीं मिलती है, दिस इज़ नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो टेम्परेचर भी हर जगह का सेम नहीं होगा। और ये चीज़ हमने इतने सारे चैप्टर्स में मैंने आपको बताया है कि अगर टेम्परेचर ऊपर या नीचे होता है, अगर टेम्परेचर में वेरिएशन होता है तो प्रेशर डिफरेंस भी उस जगह का अलग हो जाता है। जैसे जहाँ पे हाई टेम्परेचर है वहाँ पे क्या होगा, एयर वार्म हो जाएगी और वार्म होके फिर वो ऊपर उठेगी, तो ऊपर उठती हुई एयर में नीचे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो ये जो लो प्रेशर क्रिएट होना, हाई प्रेशर क्रिएट होना, फिर विंड का हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करना, फिर विंड से प्लेनेटरी विंड्स बनना और प्लेनेटरी विंड के साथ ओशन सर्कुलेशन होना, तो ये पूरा एक साइकिल बनता है जिसमें हीट जो है वो एक रीजन से दूसरे रीजन में ट्रांसफ़र होती है। हम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ विंड के थ्रू ट्रांसफ़र होती है, इसमें ओशन सर्कुलेशन इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। जनरली हम दो तरह के ग्लोबल सर्कुलेशन मानते हैं इसमें, एक विंड सर्कुलेशन, एक प्लेनेटरी का, और दूसरा हम मानते हैं ओशन सर्कुलेशन। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से जो प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ टेम्परेचर है वो होता है और कैसे टेम्परेचर अर्थ में रीडिस्ट्रीब्यूट होता है। तो सबसे पहले अर्थ के कूलिंग और हीटिंग के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, दैट इज़ अवर सोलर रेडिएशन। नाउ सोलर रेडिएशन क्या होता है कि अर्थ को इसकी एनर्जी शॉर्ट वेवलेंथ में मिलती है। ओके, शॉर्ट वेवलेंथ जो होती है वो हाई एनर्जी बीम्स होती हैं, हाई एनर्जी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। ये स्पेक्ट्रम के अंदर हम शॉर्ट वेव एंड लॉन्ग वेव वेवलेंथ में पढ़ते हैं।
जो वेवलेंथ जितनी ज़्यादा शॉर्ट है उसमें एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होती है, जितनी ज़्यादा लॉन्ग वेवलेंथ होती है एनर्जी उसमें उतनी ही कम होती है। सो जो एनर्जी रिसीव होती है अर्थ को सन के थ्रू द इनकमिंग सोलर रेडिएशन, सोलर विंड की हम बात करते हैं, जो सोलर इंसोलेशन की हम बात करते हैं, वो उसे इन शॉर्ट इन जनरल टर्म में इंसोलेशन बोला जाता है और ये इंसोलेशन शॉर्ट वेव होता है। प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखना कि इसे हम शॉर्ट वेव इंसोलेशन बोलते हैं। सन से आने वाली रेडिएशंस हमेशा शॉर्ट वेव होती है, एनर्जी इनकी हाई होती है, ओके। लेकिन अर्थ यहाँ पे इसे एब्जॉर्ब कर लेता है, ओके, लेकिन कम्प्लीटली एब्जॉर्ब करके नहीं रखता है, ये इसे वापस रेडिएट करता है। जब ये रेडिएट करता है तो ये लॉन्ग वेव रेडिएशंस होते हैं जिनमें एनर्जी कंपैरेटिवली कम होती है। जब ये इसे रेडिएट करते हैं तो कुछ एनर्जी तो रेडिएट होकर स्पेस में बाहर चली जाती है, लेकिन कुछ जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं जैसे कि CO2 हो गया, मीथेन हो गया, NOx हो गया, SOx हो गया, नाइट्रेट ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ये क्या करते हैं, ये जो लॉन्ग वेव रेडिएशंस हैं इनको एब्जॉर्ब कर लेता है, इनके पार्टिकल्स इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं एनर्जी को और इस थोड़ी सी एनर्जी को कैप्चर करके रखते हैं। नाउ इमेजिन टू सिचुएशंस। इन सिचुएशन नंबर 1 अगर यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती, तो क्या होता, जितनी भी रेडिएशन है वो यहाँ से बाहर निकल जाती, कोई भी एब्जॉर्ब करने वाला नहीं होता, तो अर्थ का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या होता, गिर जाता या बढ़ता, का टेम्परेचर गिर जाता। तो अर्थ इतनी वार्म नहीं रहती जितनी आज रहती है। दिस इज सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन नंबर 2 के अंदर इमेजिन अ सिचुएशन जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस का परसेंटेज एक्सपोनेंशियली बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा। तो अब क्या होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन हो गई है। इस एक्सट्रीम कॉन्सेंट्रेशन की वजह से जो भी अर्थ से लॉन्ग वेव रेडिएशन जा रहा है वो स्पेस में नहीं जा पाएगा, वो यहीं पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो फिर अर्थ का टेम्परेचर क्या होगा, एक्सट्रीमली हाई हो जाएगा। द सिचुएशन विच वी आर फेसिंग, हम बोलते हैं ना कि एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस का परसेंटेज इंक्रीज़ हो गया है। तो ये इंक्रीज़ परसेंटेज का यही नुकसान है कि वो अर्थ से जाने वाली लॉन्ग वेव रेडिएशंस को कैप्चर कर लेगा और अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देगा। सो दिस इज़ लाइक वन थिंग, ओके। सो अभी हम आगे पढ़ते हैं। अर्थ जो है ना वो बिल्कुल ऐसे स्पेयर में नहीं है, जियोड शेप में है। आप कभी जाके ऐसे अर्थ जियोड शेप जाके गूगल पे इमेज देखना, आपको लगेगा कि अरे ये तो कैसा अजीब सा गोला है। तो और दूसरा कि सन की जो रेज़ होती हैं वो भी इस पर इक्वली नहीं पड़ती है, अलग अलग डायरेक्शंस में पड़ती है। आई मस्ट हैव गिवन पिक्चर हियर, हाँ, जस्ट हैव अ लुक एट दिस इमेज, आपको समझ आ जाएगा। तो इसमें आप देखो कि जो इक्वेटर पे सन रेज़ गिर रही हैं, इक्वेटर पे गिरने वाली सन रेज़ कंपैरेटिवली बहुत सीधी है, लेकिन जो सन रेज़ पोलर की तरफ गिरती हैं वो इंक्लाइंड है, ठीक है। तो ये इंक्लाइंड और नॉन इंक्लाइंड का क्या कॉन्सेप्ट है, इससे क्या ये फ़र्क पड़ता है, मैं अभी आपको बताऊंगी। तो और ये एक रीज़न है कि जो सन की एनर्जी है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग परसेंटेज में फॉल होती है। ऑन एन एवरेज अर्थ 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट का सन इंसोलेशन कैप्चर करता है। इस डेटा को प्लीज़ याद रखना, ये डेटा प्रीलिम्स में ट्रिकी क्वेश्चन के हिसाब से पूछा जा सकता है। आप इसकी पूरी यूनिट देखो, 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। एक मिनट में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे इस एरिया पे 1.94 कैलोरी का सोलर इंसोलेशन फॉल होता है, ओके। नाउ क्योंकि ये एनर्जी है तो हमने एनर्जी को कैलोरी के यूनिट में लिखा है, इसलिए इसे ध्यान से याद कर लो कि 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मीटर होता है, मिनट होता है, ओके। और इसमें भी ये ऑन एन एवरेज बता रहे हैं, ये इक्वेटर पे पोल पे इसका परसेंटेज बिल्कुल अलग हो जाता है। सोलर आउटपुट जो रिसीव होता है एट द टॉप ऑफ द ईयर, एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर,
वो हर दिन सेम भी नहीं रहता है, लेकिन क्योंकि अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है इन मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाइक 8.2 मिनट लगता है किसी एक सन रे को पहुंचने में, मिनट लगते हैं ना। सो ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, दिस इज़ लाइक अ ह्यूज डिस्टेंस। तो अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, जब डिस्टेंस मिलियंस में हो और उसमें कुछ किलोमीटर्स ऊपर नीचे हो जाएं, तो उस चीज़ से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे अर्थ जब सन के अराउंड रिवॉल्व करती है तो उसमें 2 पॉइंट्स आते हैं, एपीहीलियन और पेरीहीलियन। एपीहीलियन का मतलब होता है कि सन अभी सबसे दूर है, ठीक है। फारदेस्ट लोकेशन जो होती है वो 152 मिलियन। नाउ हाउ इज़ दैट, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू। ये सन है, अर्थ जो है वो इसमें इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। जब अर्थ यहाँ पे है तो ये एपीहीलियन है, जब अर्थ यहाँ पे है तो ये पेरीहीलियन है। पेरीहीलियन इज़ 1.45 और 175 or something, and this is 150, how much, 152. So 152 and 147 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस दूर होता है। सो अकॉर्डिंगली जब अर्थ पेरीहीलियन पे है, जब बिल्कुल नियरेस्ट लोकेशन पे है, तब क्या होगा आप मुझे खुद सोच के बता सकते हो कि सोलर इंसोलेशन यहाँ पे हमारा ज़्यादा होगा। लेकिन जब सन एपीहीलियन पोजीशन पे है, सॉरी अर्थ एपीहीलियन पोजीशन पे है, नॉट सन, मैं पता नहीं क्यों सन बोले जा रही हूँ। जब अर्थ एपीहीलियन पोजीशन पे है तो ये इससे फारदेस्ट है, 152 मिलियन किलोमीटर फारदेस्ट है। तो उसमें क्या होगा, सोलर इंसोलेशन कंपैरेटिवली लेस होगा। ओके, तो ये एपीहीलियन एंड पेरीहीलियन का कॉन्सेप्ट है। इसीलिए मतलब देखो, लेकिन फिर वही बात है कि होता है डिफरेंस, लेकिन क्योंकि एक तो बहुत दूर है और दूसरा अर्थ का भी ऐसा नहीं है ना कि बहुत ही सिमिलर है। क्या यहाँ पे कितना डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंस है, जैसे लैंड और सी का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंस है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है, तो वो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब यू डोंट कंसीडर इट कि अरे बहुत ही ह्यूज डिफरेंस हो गया, क्या वो ह्यूज डिफरेंस नहीं होता है। अगर हम वेरिएबिलिटी ऑफ इंसोलेशन एट द सरफेस ऑफ अर्थ की बात करें कि किस तरीके से जो सोलर इंसोलेशन है वो अर्थ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग परसेंटेज में फॉल होता है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। और ये हर सीज़न और ईयर में चेंज होता है, ये स्टैटिक नहीं है। जैसे आपको कभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन बिल्कुल ओवरहेड मिलेगा, कभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे मिलेगा। सो दिस इज़ नॉट स्टैटिक ओवर द ईयर, क्योंकि सन के चारों तरफ अर्थ चक्कर लगाती है और अर्थ अपने एक्सिस के चारों तरफ भी चक्कर लगाती है, तो इसकी वजह से ये चेंज होता रहता है। तो बाकी एनीवेज अगर हम देखें तो इंसोलेशन में वेरिएशन के कॉजेज़ क्या क्या हैं। सबसे पहला कॉज है रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस। पता है हमें कि अर्थ जो है अपनी खुद की एक्सिस पे रोटेट करती है। अच्छा, आगे दे के भी रखा है वैसे ये। तो इस रोटेशन की वजह से अर्थ ऐसे थोड़ी सी टिल्टेड है, तो टिल्टेड की वजह से क्या होगा कि कभी भी पूरा ऐसा नहीं है इक्वेटर, उसका मतलब है कि इक्वेटर यहाँ पे आ जाता है। ओके, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है, ये इसके बीच में सोलर इंसोलेशन सबसे मैक्सिमम होता है। अभी आगे इसमें टॉपिक है भी। उसके बाद सेकंड है लेंथ ऑफ द डे। लेंथ ऑफ द डे, जैसे विंटर में क्या होगा, कम दिन छोटा होता है, समर्स में दिन बड़ा होता है। तो दिन जितना ज़्यादा बड़ा होगा, जिसका मतलब है कि सन उतने लंबे टाइम तक स्काई में रहेगा, एंड दैट मीन्स कि उतने लंबे ड्यूरेशन तक सनलाइट गिरेगी, विच मीन्स कि उतने लंबे ड्यूरेशन तक सोलर इंसोलेशन हमें मिलेगा। तो जितने ज़्यादा लंबे टाइम तक सोलर इंसोलेशन मिलेगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, परसेंटेज हीट वहाँ पे मिलेगा, वो एरिया उतना ही गर्म रहेगा। जैसे आपने देखा होगा कि पोलर साइड में 6 मंथ्स का डेज और 6 मंथ्स की नाइट होती है। तो अभी इमेजिन कर लो कि जब 6 महीने तक आपको सूरज की किरणें नहीं मिल रही है, तो वो एरिया कितना ठंडा होगा। इन जनरली रात भी ठंडी हो जाती है क्योंकि सनरेज नहीं गिरती है। तो ये डिफरेंस है कि कितना इंसोलेशन वेरी करता है। फिर है ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर। ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल प्लेन से एग्जांपल में दे रही हूँ। अगर क्लाउडी एरिया है, अगर क्लाउडी डे है, तो आपको सनलाइट नहीं मिलती, आप बोलते हो जैसे बारिश का मौसम होता है,
एंड वी जनरली से दिस कि अभी तो बारिश का मौसम है, सूरज भी नहीं उगेगा, कपड़े भी नहीं सूखेंगे. सो दिस इज़ दी ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर. दिस इज़ क्लाउड तो एक एग्जाम्पल है. दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि डस्ट हो गया, जैसे डस्ट स्टॉर्म आ गए तो डस्ट की वजह से भी सोलर इंसोलेशन ब्लॉक हो जाता है. और ये ब्लॉक क्यों हो जाता है? ओके, लेट्स कम टू दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो. जब सनलाइट गिरती है तो वो या तो स्कैटर होती है या रिफ्लेक्ट होती है या एब्जॉर्ब होती है. अगर यहाँ पे पार्टिकल्स हैं डस्ट के, तो जब सोलर लाइट इन पे गिरती है तो ये इसको स्कैटर कर देते हैं. ओके, अगर ये पार्टिकल्स यहाँ पे नहीं होते तो क्या होता, सनलाइट सीधी अर्थ के सरफेस पे पहुँच गई होती और सीधा इसे गर्म कर दिया होता. लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ये डस्ट पार्टिकल सोलर लाइट को डायरेक्टली अर्थ पे पहुँचने ही नहीं दे रहे हैं. एंड सिमिलरली सेम विद द क्लाउड्स ऑल्सो. क्लाउड्स का ऊपर का जो एरिया होता है वो बहुत रिफ्लेक्टिव होता है, तो क्लाउड्स रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ऊपर भेज देते हैं या फिर स्कैटर कर देते हैं. ठीक है, तो इस वजह से सोलर इंसोलेशन का परसेंटेज कम हो जाता है. नंबर 5 है द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द लैंड इन टर्म ऑफ इट्स एस्पेक्ट. कितना स्लोप है, कहाँ पे कितनी ज़मीन का स्लोप है, उससे भी बहुत ही फ़र्क पड़ता है. जैसे अगर आपको याद हो तो जब हम हिमालयाज़ की बात कर रहे थे, देन आई टोल्ड यू कि जो हिमालय का नदर्न स्लोप है वो ड्राई है, सदर्न स्लोप सूर्य की तरफ कौन सा स्लोप है उससे फ़र्क पड़ता है. अगर जैसे सन यहाँ पे इस साइड से है, अगर इसी स्लोप में है तो ये वाला एरिया कंपैरेटिवली कोल्ड रहेगा और ये वाला एरिया कंपैरेटिवली वार्मर रहेगा. रीज़न बीइंग कि सन की रेज़ इस तरफ नहीं पहुँचती है तो ये एरिया कंपैरेटिवली कोल्ड रहता है. सो अभी देखो बात एक एक करके इसमें पढ़ेंगे कि अर्थ का जो एक्सिस है वो 66.5 डिग्री इसके प्लेन के साथ, ओके, इसके प्लेन के साथ ये झुका हुआ है. तो इसकी वजह से जो इंसोलेशन रिसीव होता है डिफरेंट लैटिट्यूड्स पे वो अलग अलग होता है. और दूसरा डिटरमाइन करता है, द सेकेंड फैक्टर दैट डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन इज़ द इंक्लिनेशन ऑफ द रेज. इंक्लिनेशन ऑफ द, जब सन की रे अर्थ की सरफेस को टच कर रही है तो उनका एंगल क्या है, दैट इज़ द इंक्लिनेशन ऑफ द रे. जितना हम लैटिट्यूड में ऊपर जाते हैं पोलर की तरफ उतना ही वो कम एंगल बनाती है. विच मीन्स देखो कम एंगल बनाती है का मतलब क्या है कि एक तो 90 डिग्री का एंगल है और दूसरा कि 0 से 90 के बीच में है. सो तो उसको बोलते हैं स्लैंटेड रे. ओके, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा मैथ्स में चलो. ओके, ये है हमारा परपेंडिकुलर एंगल और ये है हमारा, तो अगर ये 30 डिग्री है सो दिस इज लेस एंगल, तो ये स्लैंटेड होगी. अगर इसी चीज़ को सेम दिस एंड दिस वेव को अब हम अर्थ पे लेके जा रहे हैं. सो ये अगर हमारा अर्थ है, ये सन है, तो जो सीधी गिर रही है दैट इज़ 90 डिग्री, जो स्लैंटेड गिर रही है दैट इज़ इन द लेसर एंगल. सो व्हाट हैपन्स कि जब सन की रे जितना ज़्यादा एरिया कवर करेगी, मैं आपको ये और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी आगे, वो उतनी ज़्यादा एनर्जी डिसिपेट कर देगी. ठीक है, मतलब देखो ये समझो कि अगर इसमें 100 कैलोरी का एनर्जी है, एग्जांपल ले रही, तो ये 100 कैलोरी एक तो इस 100 किलोमीटर पे पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगा और एक इस 10 किलोमीटर पे डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो ज़्यादा एनर्जी पर एरिया कहाँ रहेगी, यहाँ पे रहेगी इक्वेटर पे, जहाँ पे वो सीधी गिर रही है. स्लैंटेड वेज में क्या होता है कि ज़्यादा एरिया कवर करती है तो एनर्जी इसमें ज़्यादा एरिया कवरेज करती है, उसकी वजह से ज़्यादा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है और पर यूनिट जो नेट एनर्जी रिसीव होती है वो कम होती है. आई हैव पुट सम डायग्राम्स हियर. सो उससे पहले मैं आपको टेम्परेचर एंड डेंसिटी का रिलेशनशिप बता रही थी ना कि किस तरीके से अगर हाई टेम्परेचर होता है तो डेंसिटी लो हो जाती है. एग्जैक्टली देखो यहाँ पे वार्म एयर राइज हो रही है, विच मीन्स यहाँ पे टेम्परेचर हाई है, विच मीन्स कि यहाँ पे आसपास की एयर गर्म हो गई और गर्म हवा ऊपर उठती है. ऊपर उठ के जब वो फिर क्या होगा, लेटेंट हीट रिलीज करेगी, कंडेंसेशन होगा और वार्म एयर जो है वो कूल हो जाएगी. और जब कोई चीज़ ठंडी होती है तो वो नीचे की तरफ हेवी हो जाती है, डेंस होकर नीचे की तरफ गिरती है. सो दिस इज हाउ द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड डेंसिटी वर्क्स. और जितना हम पहाड़ों के ऊपर जाते हैं, मतलब आपको लैटिट्यूड पे भी मिलेगा, एल्टीट्यूड पे आपको ये चीज़ मिलेगी कि आप जितना पहाड़ के ऊपर जाओगे उतना ही आपको कम प्रेशर फील होता है. क्योंकि जो एयर का डेंसिटी है वो
सरफेस के पास सबसे ज़्यादा है। ये हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में पढ़ा था ना कि ट्रोपोस्फेयर जो है वो सबसे ज़्यादा डेंस है। जैसे हम ट्रोपोस्फेयर से ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे डेंसिटी कम होती जाएगी। सिमिलरली जो यहाँ पे है इसे प्रेशर डिफरेंस फील होगा, इसे लो प्रेशर फील होगा। और ये एक रीज़न होता है कि जो ऊपर जाते हैं उनके, आपने देखा होगा अगर आप कभी एरोप्लेन में गए हो तो आपके कान बजने लग जाते हैं, आपका ब्लड प्रेशर चेंज हो जाता है, तो ये सब होता है कि लो प्रेशर की वजह से। ओके, हाँ, सो ये बात है हमारी एनर्जी रेडिएशन कंपोनेंट की। 3 चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। एक तो शॉर्ट वेव की सोलर रेडिएशंस आ रही है अर्थ उसको एब्जॉर्ब कर रही है। जो अर्थ है वो कुछ तो रिफ्लेक्ट कर देती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, जैसे कि आइस कैप्स हो गई वो रिफ्लेक्ट कर देगी, जैसे क्लाउड्स हो गए वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो उससे क्या है कि कुछ तो वापस चली जाती है, बाकी थोड़ी बहुत अर्थ एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करने के बाद वापस वो इमिट करता है जो कि लॉन्ग वेव होती है। तो इस तरीके से रेडिएशन के 3 कंपोनेंट बनते हैं। सोलर इंसोलेशन, उसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगी कुछ अर्थ एब्जॉर्ब कर लेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद उसे इमिट करेगा। सो ये मैं आपको पेरीहेलियन एंड एपीहेलियन का कॉन्सेप्ट बता रही थी। मैंने यहाँ पर स्लाइड रखी है बट इट स्लिप्ड माई माइंड। सो ये वाला एक कॉन्सेप्ट है। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द इनकमिंग ऑफ द सोलर रेडिएशन की कैसे जो अर्थ अपने एक्सिस पे टिल्टेड रहती है उसकी वजह से सोलर इंसोलेशन वेरी करता है। अब देखो ये टिल्टेड है तो इक्वेटर यहाँ पे ऊपर आ गया, विच मीन्स कि यहाँ पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो इक्वेटर बन गया है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे अभी सूर्य की सीधी किरणें गिर रही है। तो मुझे बताओ कि ये क्या है। हम विंटर सोलिस्टिस की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द 21 दिसंबर, जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सूर्य की सीधी किरणें गिरती है। और अगर यही जब घूमते घूमते ये वाला एरिया इधर आ जाएगा देन व्हाट वुड हैपन कि ये सीधी किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे गिरेगी और हमारा समर सोलिस्टिस आ जाएगा। तो इस तरीके से ये वेरी करता है। सेकंड क्या बताया था हमने, इंक्लिनेशन ऑफ दी सोलर रेज का इंक्लिनेशन। ये देखो अगर डायरेक्टली गिरता है तो वो ज़्यादा एरिया कवर करेगा। अभी मैंने इसको पूरा डिटेल में भी बताया था। सो अर्थ का जो कर्वेचर है, कर्वेचर का मतलब इस तरीके से अर्थ जो स्पेयर के अंदर है, इसकी वजह से क्या होता है कि जो सन है वो इक्वेटर पे बिल्कुल सीधा और ऑब्लिक्स मतलब पोल के पास में थोड़ा स्लेंटेड में सन वेव्स को फॉल करता है। जो डायरेक्ट रेज होती हैं वो ज़्यादा इंटेंस इंसोलेशन जनरेट करती है रेदर देन दी ऑब्लिक रेज, मतलब कि जो स्लेंटेड गिरती है। और इसका रीज़न क्या है कि इक्वेटर के पास में जो डायरेक्ट रेज गिरती हैं वो कम एरिया कवर करती हैं और जितना वो कम एरिया कवर करेगी उतना नेट एनर्जी पर यूनिट ज़्यादा रहेगा। जबकि जो ऑब्लिक रेज होती है, जो स्लेंटेड रेज होती है, वो ज़्यादा एरिया कवर करती है, ज़्यादा एरिया पे हीट डिसिपेट करती है। इसकी वजह से नेट एनर्जी पर यूनिट एरिया उनका कम रहता है। और दूसरा क्या है कि जो डायरेक्ट रेज गिरती हैं सन पे, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे दो फिर से रेड कलर हो गया। आई हैव टू चेंज द कलर, वेट अ सेकेंड, मैजेंटा ले लेते हैं। ओके, हाँ, अभी फोकस करना है सिर्फ इस एरिया पे। ओके, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं हम। तो अगर आप मुझे थोड़ा सा, अगर आप छोड़ो कैलकुलेशन को, छोड़ो, देखने में भी क्या आप बता सकते हो कि A इज स्मॉलर देन दिस इज B, A इज स्मॉलर देन B, कैन यू टेल मी दिस, राइट? तो क्यों है? क्योंकि जब डायरेक्ट वेव्स गिरती हैं तो वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर को पेनिट्रेट करती है, तो मतलब वो ज़्यादा स्कैटर नहीं होती है। लेकिन अगर स्लेंटेड है तो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को ज़्यादा क्रॉस करेगी, तो उसकी वजह से स्कैटरिंग हो जाएगी और स्कैटरिंग की वजह से हायर एल्टीट्यूड पे एनर्जी और भी कम हो जाता है। और यही रीज़न है कि इक्वेटर ज़्यादा गर्म होता है, पोल्स ज़्यादा ठंडे होते हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न वी कैन एक्सप्लेन कि क्यों जो ट्रॉपिकल रीजन है, विच मीन्स कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया है वो क्यों गर्म रहता है और टेम्परेट रीजन क्यों ठंडा रहता है। सो ये एक रीज़न है। देखो, ये मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि 2 रीज़न याद रखना है। एक तो ये कम एरिया नीचे कवर करती है और ये ज़्यादा एरिया यहाँ पे कवर करती है। दूसरा, एटमॉस्फेयर को जब क्रॉस करके आती है तब दिस एरिया इज़ वे हायर देन डायरेक्ट इंक्लिनेशन, डायरेक्ट इंसोलेशन, ठीक है? तो ये इसकी वजह से किस तरीके से सोलर इंसोलेशन वेरी करता है। सो बिफोर वी मूव इनटू कि किस तरीके से जो सन वेव्स हैं वो अंदर आती, सन रेज हैं जो अंदर आती, ये हमने पढ़ लिया। ओके,
this we have done. All right. So I just want you to understand 6 concepts कि किस तरीके से अभी हम आगे बढ़ेंगे. रिफ्लेक्शन और अब्जॉर्प्शन, स्कैटरिंग पढ़ेंगे हम ज़्यादा. ट्रांसमिशन क्या हुआ कि सन सीधा ट्रांसफर हो रहा है यहाँ से, ठीक है, जैसे वो ट्रांसपेरेंट ग्लास हो उसमें से बिल्कुल शूम करके निकल गया. रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जैसे मिरर है, ओके, ट्रांसपेरेंट ग्लास और मिरर में डिफरेंस है. ट्रांसपेरेंट ग्लास का मतलब है कि जिसमें आर पार आप देख सकते हो, कुछ भी ब्लॉकेज नहीं है, ट्रांसपेरेंट है. रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ कि एक साइड पूरा ब्लॉकेज. मिरर हम देखते हैं, जो कांच हम देखते हैं, वो रिफ्लेक्ट करता है क्योंकि उसमें पीछे हम ऐसा मटेरियल लगा के रखते हैं कि वो सन वेव्स को ब्लॉक कर देता है, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन. जब पूरी की पूरी यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है. रिफ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ कि जब सन रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर होगी तो वो एक एंगल पे मुड़ जाएगी. डिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि वो डिफ्रैक्ट हो जाएगी, जैसे प्रिज्म के अंदर होता है. डिफ्रैक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ प्रिज्म. उसके बाद नया आता है एब्जॉर्प्शन. जैसे अर्थ एब्जॉर्ब करती है सनलाइट को, ये पूरा इसे एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इसका एनर्जी भी क्या होगा, हाई हो जाएगा, क्योंकि ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है. और लास्ट है स्कैटरिंग. स्कैटरिंग का मतलब है कि जब कोई वेव इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पार्टिकल पे फॉल होती है तो वो चारों तरफ बिखर जाती है. तो जब ये बिखर जाएगी तो इसकी एनर्जी भी डिसिपेट हो जाएगी इक्वली, फिर वो एनर्जी भी उसकी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. सो ये सारी चीज़ें अभी हम आगे पढ़ेंगे जब हम एटमॉस्फेयर में इनको पढ़ेंगे. हम कब से बात कर रहे हैं, लॉन्ग वेव एंड शॉर्ट वेव की. तो शॉर्ट वेव एंड लॉन्ग वेव क्या है, जो जितनी ज़्यादा हाई एनर्जी होगी, हॉट, जितनी ज़्यादा कोई पदार्थ गर्म है, जितना ज़्यादा कोई मटेरियल गर्म है, वो उतनी ही शॉर्ट वेवलेंथ को इमिट करेगा, और जो जितना ज़्यादा कूल है वो लॉन्ग वेवलेंथ को इमिट करेगा. बस इतना सा ध्यान रखना है हमें लैम्डा का. ओके, तो ये बात हो गई हमारी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स की. अब हम देखो, एटमॉस्फेयर के लिए मोस्टली 100% नहीं होता है, लेकिन मोस्टली जो एटमॉस्फेयर के लिए, जो सोलर रेडिएशन के लिए एटमॉस्फेयर है वो ट्रांसपेरेंट होता है. विच मीन्स कि सन से जो वेव्स, जो सन से जो रेज आ रही हैं, सन से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आ रहा है, उसके लिए एटमॉस्फेयर एज अ ट्रांसपेरेंट ग्लास वर्क करता है. लेकिन फिर भी इनकमिंग में से कुछ तो रिफ्लेक्ट हो जाती है और कुछ जो है वो एटमॉस्फेयर को बिल्कुल पास करके अर्थ की सरफेस पे स्ट्राइक करती है. लेकिन कुछ वाटर वेपर, ओजोन या फिर अन्य जो कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है या फिर रिफ्लेक्ट कर देती है. ट्रोपोस्फेयर में जो छोटे छोटे सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो उस विजिबल स्पेक्ट्रम को स्कैटर कर देते हैं. अभी हम बात करेंगे कि सनसेट और सनराइज के टाइम पे जो हमें कलर्स दिखाई देते हैं वो क्यों दिखाई देते हैं. तो जो सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो डस्ट पार्टिकल्स जो विजिबल सनरेज होता है हमारे, जिसे हम विबग्योर बोलते हैं, वो उस विबग्योर को वो स्कैटर कर देता है. और उसी स्कैटरिंग की, और स्कैटर किधर करेगा, चारों तरफ, स्पेस में भी, अर्थ की तरफ भी स्कैटर कर देता है. और यही स्कैटरिंग हमारी स्काई में कलर्स ऐड करता है. जैसे हम जब सूर्य उगता है तो आपको दिखता होगा कि बिल्कुल लाल आसमान हो जाता है, ठीक है. और दोपहर में क्या रहता है, उगते समय और अस्त होते समय, सनसेट और सनराइज के टाइम पे हमें शेड्स ऑफ रेड दिखाई देता है. और आप अब एक चीज़ नोटिस करना, जितना ज़्यादा डस्टी एनवायरनमेंट होगा ना, आपको उतनी ज़्यादा शेड्स दिखाई देंगी, और जितना ज़्यादा क्लियर एटमॉस्फेयर होगा आपको उतनी कम शेड्स दिखाई देंगी. स्पेशली आप देखना कि जब क्लाउड्स भी होते हैं ना, तो आपको डिफरेंट ह्यूज ऑफ रेड दिखते हैं, कि डिफरेंट कलर में रेड दिखेगा. सन की रेज आपको स्कैटर होती हुई आती हुई भी दिखेंगी. सो दिस इज स्कैटरिंग. और क्यों, क्योंकि ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स है ना, तो फिर वो इंटेंसीफाई हो जाता है. अगर एकदम क्लियर आसमान है, बिल्कुल डस्ट नहीं है, साफ है, तो देखना आपको कि जो कलर है वो बहुत मिनिमम दिखेगा, मिनिमम सा हो जाएगा. और दिन के टाइम में क्या होता है, दिन के टाइम में आसमान बिल्कुल ब्लू दिखाई देता है, एंड दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग. आसमान का सच कोई कलर नहीं होता है. एटमॉस्फेयर डज नॉट हैव द कलर. क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेयर गैसेज से बनता है और गैसेज का कोई कलर नहीं होता है. तो जो आसमान हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है, ये क्यों दिखाई देता है, क्योंकि सन से आने वाली जो विजिबल स्पेक्ट्रम है विबग्योर वाला, उसको डस्ट पार्टिकल्स स्कैटर कर देते हैं, और स्कैटरिंग की वजह से वो ब्लू कलर हमें दिखाई देता है. तो ब्लू स्काई इसीलिए दिखाई देता है. ओके,
ओके, सो दिस वाज वन कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन की, विच मीन्स स्पेशियल मतलब लोकेशन वाइज किस तरीके से इंसोलेशन वेरी कर रहा है। इंसोलेशन सरफेस पे दो जगह पे हमने यहाँ पे डेटा लिया है। ट्रॉपिक्स पे 320 वॉट पर मीटर स्क्वायर और पोल्स पे 70 वॉट पर मीटर स्क्वायर का इंसोलेशन है। मतलब 1 मीटर स्क्वायर के अंदर 320 वॉट की एनर्जी मिल रही है और पोल्स पे वही 70 की मिल रही है। देखो डिफरेंस देखो, इट्स मोर देन लाइक इट्स लाइक 4.5 टाइम्स और समथिंग। तो उसमें भी देखो कि मैक्सिमम इंसोलेशन जो है ना वो इक्वेटर पे नहीं मिलता है। मैक्सिमम इंसोलेशन आपको मिलेगा जो सब ट्रॉपिकल के डिजर्ट्स होते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे क्लाउड्स नहीं रहते हैं। अच्छा, इक्वेटर पे क्यों नहीं मिलेगा? थोड़ा सा मुझे दिमाग लगा के बताओ कि इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा सोलर इंसोलेशन क्यों नहीं होता है? सोचो, थोड़ा सा सोचो, लोकेशन ऑफ इक्वेटर सोचो, फिर सोचो कि अच्छा क्या कैरेक्टरिस्टिक क्या है इक्वेटर की। अच्छा, फॉरेस्ट है बहुत सारा, पूरा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, तो पेड़ पौधे क्या करते हैं? स्कैटर कर देते हैं लाइट को। और दूसरा क्योंकि ओशन भी आता है और क्योंकि वो एरिया पूरा गर्म रहता है, वहाँ पे साल भर कन्वेंशनल एयर रेनफॉल होता है, तो विच मीन्स कि वो क्लाउडी भी रहता है। तो हमने क्या अभी देखा था कि क्लाउड्स जो होते हैं वो या तो स्कैटर कर देते हैं या रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि फॉरेस्ट और जो क्लाउड्स एंड डस्ट है वो सोलर इंसोलेशन को ब्लॉक कर लेती है, जिसका मतलब हुआ कि सोलर इंसोलेशन सन की अर्थ की सरफेस पे फॉल नहीं होता है, विच मीन्स की एनर्जी कम होगा। अच्छा, तो सब ट्रॉपिकल डेजर्ट पे ज़्यादा क्यों हुआ? क्योंकि एक तो वो सब ट्रॉपिक्स के एरिया में आ रहा है, दूसरा डेजर्टेड एरिया है भाई, एरिड एंड सेमी एरिड एरिया है, वहाँ पे कोई क्लाउड नहीं है उसको बचाने के लिए। तो कोई क्लाउड नहीं है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो डस्ट पार्टिकल की वजह से वो सीजनली ओकेजनली वेरी कर जाता है। बाकी इन जनरल क्योंकि वहाँ पे ना तो वेजिटेशन कवर है और ना ही कोई क्लाउड कवर है, तो उसकी वजह से मैक्सिमम इंसोलेशन मिलता है। अच्छा, फिर टेम्परेट एंड पोलर पे क्यों फॉल हो जाएगा? क्योंकि भाई वहाँ तो स्लैंटेड रेज गिरती है ना, जहाँ पे स्लैंटेड सन इंसोलेशन होगा वहाँ तो ऑटोमेटिकली कम एनर्जी होगी। तो ये रीज़न है, बहुत सिंपल है, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। फॉरेस्ट कवर कितना है और क्लाउड कवर कितना है, क्योंकि जो चीज़ें सन की इंसोलेशन को ब्लॉक करती हैं उनको हमें ध्यान रखना है, राइट। उसके बाद आता है जनरली एक लैटिट्यूड पे भी अगर हम बात करें, जैसे कि सिर्फ इक्वेटर पे या फिर सिर्फ इंडिया पे ही बात कर लो आप, चलो इंडिया पे भी सोलर इंसोलेशन वेरी करता है। ओशियन पे अलग होगा और कॉन्टिनेंट पे अलग होगा। अगेन थिंक अबाउट इट एंड गिव मी द आंसर। ओशियन क्या होते हैं? गर्म होते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं? इवोपरेशन होगा, पानी इवोपरेट होके ऊपर उठेगा। तो एक तो वाटर पार्टिकल्स, वाटर वेपर, इफ यू रिमेम्बर इन द चैप्टर ऑफ एटमॉस्फेयर, अभी लास्ट वाला जो चैप्टर पढ़ा हमने, उसमें क्या देखा था कि वाटर वेपर आने वाली सोलर इंसोलेशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। ओके, और दूसरा उस वाटर वेपर जो इवोपरेशन हुआ है उसकी वजह से क्लाउड्स भी जनरेट होंगे, तो क्लाउड्स उसको रिफ्लेक्टिंग कर स्कैटरिंग कर देंगे। तो दोनों चीज़ें हो गई, वाटर वेपर ने एब्जॉर्ब कर लिया और क्लाउड्स ने रिफ्लेक्ट एंड स्कैटरिंग कर दिया। तो कंपैरेटिवली ओशियंस पे कम सोलर इंसोलेशन होता है रेदर देन दी कॉन्टिनेंट एरिया। सो दीज आर लाइक सिंपल कॉन्सेप्ट। ऐसे कभी रटने की कोशिश मत करो, समझ लो कि क्या रीजन क्या है इसके पीछे। जस्ट लुक एट द रीजन बिहाइंड दिस, इफ यू गेट द रीजन द आंसर इज ऑलवेज सिंपल। एंड सिमिलरली विंटर के अंदर क्या होगा, द मिडिल एंड द हायर लैटिट्यूड जो है वहाँ पे लेस रेडिएशन गिरता है रेदर देन द समर। तो ये इसका डायग्राम है। अभी 0 डिग्री पे फोकस करो। पहले 0 डिग्री पे देखो, अराइविंग एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर कितना है? अराइविंग एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर मतलब जो सन इंसोलेशन एंटर हो रहा है वो इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा है। एब्जॉर्ब बाई अर्थ सरफेस भी यहाँ पे ज़्यादा होगा, लेकिन आप देखोगे यहाँ पे रिफ्लेक्टेड बाई क्लाउड ज़्यादा हो गया, लेकिन रिफ्लेक्टेड बाई अर्थ सरफेस भी कम हो गया। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डिप मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये देखो, हाँ, लुक हियर। सो डिफिसिट एंड सरप्लस का मतलब क्या होता है? सरप्लस का मतलब भाई ज़्यादा है हमारे पास, हमसे ले जाओ ले जाओ ले जाओ। डिफिसिट का मतलब क्या है कि भाई हमारे पास कम है कम है कम है, हमें दे दो। जैसे हम टैक्स डिफिसिट की बात करते हैं, हम बैलेंस शीट डिफिसिट की बात करते हैं, ओके, बजट डिफिसिट जो बात करते हैं, फिस्कल डिफिसिट,
विच इज़ लाइक कि अच्छा कमी पड़ गई है, माइनस माइनस माइनस। सो नेट शॉर्ट वेव का मतलब क्या हुआ कि आने वाली इंसोलेशन कितनी है। तो आने वाली इंसोलेशन तो भाई हमें पता है कि इक्वेटर पे क्योंकि सीधी गिरती है तो इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा होगी, पोल पे सबसे कम होगी। अच्छा नेट लॉन्ग वेव मतलब यहाँ से जाने वाले का सिचुएशन देखो, ये वाला एरिया सब ट्रॉपिकल डिजर्ट का एरिया, दिस इज सब ट्रॉपिकल डिजर्ट एरिया, यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे देखो इक्वेटर पे कम है। इक्वेटर पे ये कम रेडिएशन रिफ्लेक्ट कर रही है, क्यों कर रही है? क्लाउड एंड फॉरेस्ट कवर, सिंपल आंसर है। ओके तो अभी आपको ये डायग्राम रटने की जरूरत नहीं है, आप इस डायग्राम को खुद से बना सकते हो आंख बंद करके कि इक्वेटर पे डिप करना है, इंसोलेशन सबसे ज़्यादा होगा, इंसोलेशन का सिंपल कर रहे हैं। लेकिन जब हम आउटगोइंग की बात करते हैं, नेट लॉन्ग वेव की बात करते हैं, तो वो सब ट्रॉपिकल एरिया में ज़्यादा होगी, इक्वेटर में डिप हो जाएगी और पोल्स पे तो एनीवेज कम रहेगी। सिंपल। ओके लेट्स मूव टू द हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। नाउ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर में 3 तरीके के मैकेनिज्म होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड एडवेक्शन। अगर कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड एडवेक्शन को समझ लो तो ये एरिया बहुत ही सिंपल हो जाता है। नाउ हाउ डू वी डू दैट? जब सोलर इंसोलेशन अर्थ पे गिरता है तो अर्थ उसे एब्जॉर्ब कर लेता है एंड देन इट गेट्स वार्म्ड अप। ओके सो अब क्या होगा कि जब अभी हमने क्या पढ़ाया था, शॉर्ट वेव एंड लॉन्ग वेव का। नाउ क्योंकि अर्थ कंपैरेटिवली सन के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा कूल है, तो ये जब इमिट करेगा वापस रेडिएशंस को तो वो लॉन्ग वेव की फॉर्म के अंदर होंगे। ओके सो अभी क्योंकि अर्थ गर्म हो गई है तो अब हम देख रहे हैं कि कैसे गर्म अर्थ अपना रेडिएट करती है और किस तरीके से वो एटमॉस्फेयर को गर्म एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट हैपेंस। सबसे पहला मेथड है कंडक्शन का। कंडक्शन का मेथड तब अप्लाई होता है जब कोई भी 2 बॉडीज डिफरेंट टेम्परेचर पे होती हैं। नाउ क्योंकि सन इंसोलेशन को एब्जॉर्ब करके अर्थ का टेम्परेचर हाई हो गया है तो वो एयर जो अर्थ की सबसे लोवेस्ट सरफेस पे, लाइक अर्थ के सरफेस पे कांटेक्ट में है, तो वो धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट हो जाएगी और उससे ज़्यादा, उससे ऊपर वाली अपर लेयर जो है वो लोअर लेयर के टच में आके गर्म हो जाएगी। एग्जाम्पल देखो इसका, यू विल अंडरस्टैंड दिस इजीली। ओके दिस इज अर्थ। ओके अभी ये इसने एब्जॉर्ब कर लिया है एंड इट गॉट हीटेड अप। तो इसकी हीटेड अप में ये जो वापस लॉन्ग वेव रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट करेगी, इन रेडिएशंस की वजह से यहाँ पे जो एयर का पैच है वो गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा और इस पैच की रेडिएशन से इसके ऊपर वाला जो पैच है वो भी गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इसे बोलते हैं कंडक्शन। कंडक्शन तब होता है जब 2 डिफरेंट टेम्परेचर की बॉडीज एक दूसरे से मिली हुई हों और कंडक्शन तब तक होता है जब तक इन दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता। ओके कंडक्शन की यही क्वालिटी होती है, जब अनइक्वल टेम्परेचर वाली बॉडीज में होता है और इसमें कहाँ से कहाँ तक, ये तो हमें पता ही है कि गर्म से ठंडी बॉडी की तरफ, वार्मर टू कूलर बॉडी की तरफ एनर्जी फ्लो होती है और ये ट्रांसफर ऑफ हीट तब तक होता है जब तक दोनों बॉडीज सेम टेम्परेचर की नहीं आ जाती या फिर उनका कांटेक्ट ब्रेक नहीं हो जाता है, तब तक कंडक्शन चलता है। एटमॉस्फेयर की लोअर लेयर्स को गर्म करने के लिए कंडक्शन ही एक मेथड होता है एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट। ओके नेक्स्ट है हमारा कन्वेक्शन। कन्वेक्शन करंट भी हमने पढ़ा है जब हमने सी स्प्रेड थ्योरी पढ़ रहे थे, कन्वेक्शनल रेनफॉल भी हमने पढ़ा है। सो वन थिंग इज लाइक हम इस वर्ड से इतना अनफेमिलियर नहीं है, हमने इसे ऑलरेडी कहीं ना कहीं सुना है। सो जब एयर अर्थ के टेम्परेचर अर्थ की कांटेक्ट में आती है तब वो गर्म हो जाती है। ओके जब एयर अर्थ की कांटेक्ट, ये गर्म हो गया है, अभी टेम्परेचर हाई है, जो यहाँ पे एयर है वो इसके कांटेक्ट में रहेगी तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर भी हाई हो जाएगा। और हमने क्या पढ़ा था कि एयर जब गर्म हो जाती है तो वो अपलिफ्ट हो जाती है, इट राइजेस, तो ये ऊपर उठ जाएगी। ओके सो ये वर्टिकल करंट को वर्टिकल हीटिंग होती है इसकी वजह से, तो ये होता है कन्वेक्शन। और कन्वेक्शन जो है ये सिर्फ ओनली कन्फाइंड टू द ट्रोपोस्फेयर, ओनली इज द कीवर्ड हियर, इसे स्टार मार्क कर लो। कन्वेक्शन के थ्रू ट्रांसफर ऑफ एनर्जी सिर्फ एंड सिर्फ ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही होता है। उसके बाद आता है हमारा थर्ड मेथड विच इज़ एडवेक्शन। एडवेक्शन में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट होता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में, विच मीन्स कि अगर यहाँ पे कोई गर्म पैच है
यहाँ पे कोई गर्म एयर का पैच है, यहाँ पे कोई ठंडा है, तो यहाँ से गर्म से ठंडे पे जो ट्रांसफ़र हो रहा है उसको हम बोलते हैं एडवेक्शन। एडवेक्शन हॉरिजॉन्टल होता है और ये इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन दी वर्टिकल मूवमेंट। क्यों? क्योंकि वर्टिकल में तो क्या होगा, एयर ऊपर चली जाएगी ट्रोपोस्फेयर के अंदर, तो हीट का रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है ना। क्योंकि अर्थ में अगर हमें हीट के रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करनी है तो वी हैव टू टॉक अबाउट द विंड सर्कुलेशन, एंड विंड सर्कुलेशन इज हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, राइट। सो जैसे इक्वेटर ज़्यादा गर्म है, टेम्परेट वाला एरिया कूलर है, तो इक्वेटर से टेम्परेट की तरफ जो हीट का ट्रांसफ़र, जो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी हो रहा है, दैट इज़ दी एडवेक्शन। मिड लैटिट्यूड में डे एंड नाइट की वजह से भी हमने सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, दैट इज़ ऑल्सो एडवेक्शन। सो जब हम बात करते हैं कि यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया, यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, और प्रेशर क्रिएट होने का रीज़न क्या था? टेम्परेचर डिफरेंस। तो ट्रॉपिकल रीजन के अंदर, पर्टिकुलरली नॉर्दर्न इंडिया के अंदर, हमने क्या पढ़ा था? जो लोकल विंड्स होती है, जैसे हमने लू के बारे में पढ़ा था, तो लू एक एडवेक्शन का प्रोसेस है। और लू उठती क्यों है? आप रीजन के पीछे अगर लू के जाओगे तो क्या होता है लू में, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इतना तो आपको पता है कि लू कब होती है? समर के अंदर। समर में जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उस गर्मी से लो प्रेशर का एरिया क्रिएट हो जाता है, और उसी लो प्रेशर के एरिया को फिल करने के लिए जहाँ पे भी हाई प्रेशर या जहाँ पे भी हवा होती है वहाँ से वो हवा भाग के आती है। जब वो हवा वहाँ से भाग के आती है तो वो कोरोलियस फोर्स की वजह से छोटा सा लू जैसा एक सर्कुलर, जैसे हम बोलते हैं ना कि छोटा तूफान आ गया, छोटा तूफान आ गया, दैट वन। एंड देन लू इज़ ऑल्सो द रीज़न कि हाई प्रेशर से जब बहुत गर्म वाला एरिया लो प्रेशर पे हवा दौड़ के आती है, तो दैट इज़ ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ एडवेक्शन। इसमें क्या हो रहा है? हाई प्रेशर पे जो हवा है ठंडी, वो लो प्रेशर वाले एरिया को फिलअप कर रही है। सो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया कि किस तरीके से एटमॉस्फेयर जो है वो अर्थ अपनी एनर्जी को रेडिएट करके लॉन्ग वेव रेडिएशन से एटमॉस्फेयर को वार्म करता है। अब हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस की। एंड नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस? जो टेरेस्ट्रियल से निकलते हों, जब इंसोलेशन अर्थ के द्वारा रिसीव करा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, तो शॉर्ट वेव के अंदर तो हीट वो सरफेस को हीट अप कर देता है। ऑब्वियसली सी बात है, जब आप किसी भी चीज़ को सन में रखोगे तो वो गर्म हो जाती है, चाहे अर्थ ही क्यों ना हो। और ये एक रूल है कि जब भी कोई भी चीज़ गर्म हो जाती है तो वो हीट को इमिट करती है। जैसे आप दूध गर्म करते हो भगोने में, पतीले में, तो थोड़ी देर बाद में वो पतीला खुद से हीट इमिट करता है। आप उसके पास में हाथ लेके जाओगे तो यू कैन फील दी वार्मनेस कि हाँ भी तो बहुत गर्म है, राइट। और जैसे जैसे वो ठंडा होता जाएगा आप हाथ को और भी ज़्यादा पास में ले जा सकते हो, और एट अ पॉइंट आप उसे आराम से पकड़ भी सकते हो। तो सिमिलरली द सेम सिचुएशन हैपन, जब अर्थ सोलर इंसोलेशन से गर्म होता है तो वो भी एनर्जी को रेडिएट करता है। नाउ क्योंकि ये कंपैरेटिवली कम गर्म है तो ये लॉन्ग वेव की फॉर्म के अंदर एनर्जी को रेडिएट करता है, और इसी एनर्जी से एटमॉस्फेयर गर्म होता है, और एटमॉस्फेयर जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ या फिर हॉरिजॉन्टली गर्म होता है। अभी हमने देखा था कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड एडवेक्शन देखा था, तो इसी प्रोसेस को टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं। अर्थ से जो लॉन्ग वेव रेडिएशन निकल रही है जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर गर्म हो रहा है, दैट होल प्रोसेस इज़ नॉन एज दी टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। और दूसरा और देखो, एक तो इन तीनों प्रोसेस के बारे में बात करना है जिससे एटमॉस्फेयर गर्म होता है, जो अभी हमने ये पढ़ा है एडवेक्शन, कन्वेक्शन एंड कंडक्शन का, जब भी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन पे क्वेश्चन आता है। और दूसरा पॉइंट क्या है, अभी हमने क्या पढ़ा था, ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है या जो दूसरी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ये सन से आने वाली शॉर्ट वेव रेडिएशंस के लिए ट्रांसपेरेंट रहता है। ये CO2 को कैच करके इधर निकल जाती है, के लिए ये ट्रांसपेरेंट है। लेकिन जो लॉन्ग वेव रेडिएशन अर्थ से होके निकलती है उनको ये एब्जॉर्व कर लेते हैं। समझ रहे हो आप? तो क्या हो रहा है कि CO2 और जो बाकी ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को एब्जॉर्व करके एटमॉस्फेयर को वार्म कर रही है। सो इनडायरेक्टली एटमॉस्फेयर को हीट करती है। ये डायरेक्ट हीटिंग की बात हमने कर ली थी तीनों प्रोसेस में, लेकिन ये ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से एटमॉस्फेयर इनडायरेक्टली हीट होता है।
जब हम डायरेक्टली हीट की बात करते हैं, जिसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन और एडवेक्शन की बात करते हैं, तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, दिस इज़ अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। और ये अर्थ का जो हीट बैलेंस है, अर्थ का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीटिंग है, उसको सपोर्ट करता है। तो अर्थ ना ज़्यादा कूल ना ज़्यादा ठंडी रहती है। लेकिन ग्रीन हाउस गैसेस का जिस तरीके से परसेंटेज बढ़ रहा है, उस हिसाब से जो इनडायरेक्ट हीटिंग है ये बहुत ज़्यादा हो गई है, विच मीन्स कि जो अर्थ से लॉन्ग वेव रेडिएशंस निकल रहे हैं ना, वो स्पेस पे पहुंच ही नहीं रहे हैं, दे आर इन दी अर्थ्स एटमॉस्फेयर ओनली। तो ये उसको कंटिन्यूसली गर्म करते जा रहा है। और उसके बाद में क्या होता है कि ये एटमॉस्फेयर है, ये भी रेडिएट, देखो ये भी जब गर्म होगा, और हर गर्म चीज़ रेडिएट करती है, तो जब ये भी गर्म हो जाएगा तो ये भी स्पेस की तरफ इसको रेडिएट करती है, जिसका परसेंटेज बहुत कम होता है। एंड फाइनली जो हीट रिसीव होती है सन से, वो वापस स्पेस में रिटर्न हो जाती है। और इस तरीके से अर्थ का एक कांस्टेंट सरफेस टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर का एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन रहता है। सो ये बहुत ही नॉर्मल कंडीशन में है कि जितनी हीट आई वो उतनी वापस चली गई, जितनी सोलर इंसोलेशन गिरी उतनी सोलर इंसोलेशन वापस चली गई। सो इस तरीके से पूरा एक सिस्टम बैलेंस में रहता है। और ये उसके बाद में हमारा ये जब हमने ये सब चीज़ें समझ ली है ना, कि कैसे स्कैटरिंग होती है, कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, कैसे एडवेक्शन वगैरह होता है, किस तरीके से सोलर रेडिएशन आ रही है, स्कैटर हो रही है, री रेडिएट हो रही है, इन सबको समझने के बाद में यू कम टू द पॉइंट ऑफ द हीट बजट ऑफ द प्लेनेट अर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जब भी आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करो, चाहे आप ग्लोबल वार्मिंग की बात करो, चाहे आप किसी भी कार्बन इमिशन वाले या फिर ग्लोबल वार्मिंग इमिशन की गैसेस के किसी भी एग्रीमेंट के बारे में बात करो, टेक इट द पेरिस एग्रीमेंट और द किगाली एग्रीमेंट, देन ऑलवेज ब्रिंग द हीट बजट ऑफ द प्लेनेट अर्थ, कि किस तरीके से जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हैं इनडायरेक्टली दे आर हीटिंग अप द हीट इज़ स्टेइंग इन द एटमॉस्फेयर, तो इट इज़ डिस्टर्बिंग द हीट बैलेंस ऑफ द प्लेनेट। तो इस तरीके के टेक्निकल वर्ड, ये टेक्निकल वर्ड यूज़ लोगे जब आंसर में, तो ऑटोमेटिकली आंसर आपका दूसरों से हटके बन जाता है। अब क्या होता है ना कि बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में लिख के आते हैं, लिखना तो लेमैन लैंग्वेज में ही है, लेकिन जो आपने समझा है, जो टेक्निकल टर्म है, उन टेक्निकल टर्म्स को आंसर में यूज़ करना सीखो। तो अभी हीट बजट ऑफ अर्थ प्लेनेट जो है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसमें दिमाग भी लगेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इस पूरे चैप्टर को फिनिश करते हैं। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।